Good morning, student. I'm Afsana. Now, start the lesson. Our first lesson in democratic politics. What is democracy? Why democracy? Class 9th. Okay. In this chapter, we will see some topics. What is democracy? Feature of democracy. And in this feature of democracy, we seen four important points. First is major decision elected by leaders, free and fair electoral competition, one person, one vote, one value, rule of law and respect for right. And second topic, why democracy? Argument against democracy, argument for democracy, and last, broader meaning of democracy. So we will start. First topic and very important. What is democracy? क्या है डेमोक्रेसी? आपने 6th स्टैंडर्ड से लेके 6th में, 7th में, 8th में हर क्लास में इस डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ना कोई चैप्टर आपके सिविक्स पार्ट में आया होगा, क्योंकि बिना डेमोक्रेसी समझे हम अपने अराउंड की सोसाइटी में किस तरह रहना है, किस तरह रूल्स रेगुलेशंस को बनाए रखना है, या किस तरह हमारी कंट्री को चलाना है, या किस तरह हमारी कंट्री एक बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलती है, क्या सिस्टम है हमारी कंट्री का, गवर्नमेंट के फॉर्म क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डेमोक्रेसी को बनाती हैं, ये हमने पढ़ी हैं। फिर भी हम डेमोक्रेसी के कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ form of government in which the ruler are elected by the people। यानी डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पीपल्स होते हैं, जो उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, जैसे कि हम अपनी सरकार, हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। हम खुद बनाते हैं का मतलब है कि हम अपने जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सिंबल्स को लेकर वो उसको फॉलो करता हो, तो हम उसे खुद चूज़ करेंगे। और चूज़ करते कैसे हैं? हम बाय इलेक्शन चूज़ करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये जो लीडर है, ये जो इलेक्टेड पर्सन है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है हमारा, जो खड़े हैं इस साल चुनाव से, इलेक्शन से, तो इसमें वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है, हम वो देखते हैं। उसी के बाद हम उसे वोट देते हैं। वोट देने के बाद अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट वो जीत जाते हैं, यानी हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन करेंगे? हमारे इलेक्टेड पर्सन। तो गवर्नमेंट किसने बनाई? गवर्नमेंट हमने बनाई, पीपल्स ने बनाई, सिटीजन्स ने बनाई। तो सिंपल मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी, democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people। Now next, features of democracy। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें हैं जो एक कंप्लीट डेमोक्रेसी को दर्शाती है आपके सामने, या डेमोक्रेसी में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी सी द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमने देख लिया कि जो भी रूलर्स है, जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर हमने जिनको चुना है, जिनको हमने वोट दिया है, जो भारी मतों से जीते हैं, वो जो है वही गवर्नमेंट बनाएंगे। तो रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी पीपल्स के द्वारा चुने गए लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे। फ्री एंड फेयर कंपिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड, यानी ऐसे चुनाव, ऐसे इलेक्शन होंगे जिनमें कोई गड़बड़ी
कोई भेदभाव या कोई ऊंच नीच देखने को नहीं मिलेगी। जो फेयर होंगे यानी फ्री एंड फेयर होंगे, यानी पब्लिक को कोई कुछ देना नहीं पड़ता। इलेक्शन के अंदर आप वोट देने जाते हो तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, और आप जब वोट देने जाते हो तो आपको कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं या कोई लालच नहीं देगा। वहाँ पर जाने के बाद आप जब अंदर एंट्री करते हो पोलिंग बूथ में, तो आप जब अंदर जाओगे वोट देने के लिए तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपका माइंड है, आपकी सोच है कि आप किसी को भी वोट दीजिए। ये आपका डिसीजन है, कोई और इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। Each adult, irrespective of religions, education, caste, colors, wealth, have one vote, one value. हमारे जो डेमोक्रेसी का जो मेन थिंग है 1% 1 वोट 1 वैल्यू, सिंपल है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन से। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जितने भी 18 इयर्स के और अबव 18 इयर्स के सिटीज़न हैं उनको वोट देने का राइट है, ये सबको पता है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी कास्ट, हमारा कलर, हमारा रिलीजन हमारे वोट के बीच में नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि ये जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है वो हमारे रिलीजन के तो हम इन्हीं को वोट देंगे, नहीं। अगर अदर रिलीजन का बंदा, अदर कास्ट का बंदा है, अदर हैं, अगर वो उस क्वालिटी को मेंटेन करता है कि वो उस पोस्ट के लायक है, वो उस लीडरशिप की क्वालिटी के लायक है, तो हम उसी को वोट देंगे। ये हमारा एकमात्र हमारा विचार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि 1% 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक पर्सन ने वोट दिया, उसकी जो काउंटिंग ऑफ वोट होगा वो एक ही होगा। 10 ने दिया तो 10 लोगों ने वोट दिया तो कितने वोट गए? 10। ऐसा नहीं कि अगर कोई अमीर है तो उसका वोट जो है वो एक वोट 10 के बराबर माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी 1% वोट देता है तो उसकी काउंटिंग 1 वोट होती है और उस वोट की वैल्यू भी 1 ही होती है। The elected rulers take decision within the limits set by constitutional law and citizen right। जितने भी पर्सन सिलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के वक्त उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो हमारे सिटीज़न राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल्स के जो लॉ हैं उन सबको ध्यान में रखें। यानी गवर्नमेंट कोई भी बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशंस के बनाए लॉ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना उनमें फेरबदल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो सिटीजन्स के राइट्स, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट्स दिए हैं, आपको राइट्स के बारे में पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, तो ये जितने भी हमारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे राइट्स को गवर्नमेंट जो है हमसे छीन नहीं सकती, यानी हमारे राइट्स कम नहीं किए जा सकते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इलेक्टेड पर्सन को गवर्नमेंट चलानी पड़ती है। रूल ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रहकर ही, कानून जो है सबसे बड़ा है, जो लॉ है वो सबसे बड़ा है, तो लॉ के अंदर ही रहकर गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को चलाएगी। जो रूल करेंगे, जो रूलर्स होंगे वो अंडर द लॉ सिस्टम रूल करेंगे। द राइट ऑफ सिटीज़न मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं जो हमसे हमें मिले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो प्रोटेक्शन देता है सिटीजन्स को रहने का। किसी भी कंट्री में कोई सिटीज़न रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसे पूरी प्रोटेक्शन देता है। और प्रोटेक्शन कैसे देता है? सिटीजन्स के राइट्स ही उसके लिए उसकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होते हैं। तो सिटीजन्स के राइट्स को बिना लिए, बिना कम किए ही उन्हें गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीन्स जो कानून होगा वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी गवर्नमेंट के प्रेशर से ही वर्क करेगा, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट,
मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। क्या देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो भी कंट्री है या हर कंट्री की बात करें हम तो हर कंट्री अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कभी कभी या अगर हम थोड़े बहुत पास्ट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कई जगह पर हम हमारी इंडिया की बात करें, एग्जाम्पल्स इंडिया से लेते हैं तो क्या दिखता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ हमारे पास सिटीजन्स के पास राइट्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन है किया गया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशरी है वो फ्री है और हमारी गवर्नमेंट अंडर द लॉ वर्क करती है। इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू की बेस पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे सारे काम होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम थोड़े बहुत पास्ट में जाते हैं या अभी भी हम प्रेजेंट में भी हम काफ़ी कंट्रीज़ को अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाली जो सिस्टम है वो नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक हो, लेकिन हर एक कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ज़रूरी नहीं हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास उनका कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है जैसे उनकी खुद की थॉट है ये। लेकिन हम जो इंडिया है हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम जिसको समझने के बाद, सुनने के बाद समझ में आएगा आराम से कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अदर कंट्री का जो हम एग्जांपल्स लेंगे तो ये समझेंगे कि हाँ कुछ तो है, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, ये फीचर्स नहीं हैं, ये रूल्स नहीं है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के या डेमोक्रेटिक कंट्री के, डेमोक्रेसी के। इस वजह से हम इन कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ led a military coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and became president of a country. In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension. After passing law, legal framework order which gave the president power to dismiss the national and provincial assembly, election were held to the national and provincial assemblies. Good morning, student. Today we will start our same topic, feature of democracy. In this feature of democracy, we see first topic is major decision by elected leaders. So we will discuss about in previous video कि किस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान पर ओवरथ्रू गवर्नमेंटली ओवररूल किया और एक रेफरेंडम उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम स्टार्ट किया। रेफरेंडम मीन्स एक जनमत संग्रह होता है, यानी किसी भी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट्स पे या किसी भी थॉट पे, सोच पे या किसी भी चीज़ के लिए एक इलेक्शन किए जाते हैं और उस पर पब्लिक की यस और नो उनकी राय ली जाती है। तो एक रेफरेंडम स्टार्ट हुआ और उस इलेक्शन के बाद एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को
जब उन्होंने ओवर रूल स्टार्ट किया था अक्टूबर 99 में, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ का डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 2002 में, क्योंकि देखा जाता है कि हम अगर वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं वो उनके साथ हमारे ट्रेड वगैरह हर एक चीज़ें हम एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कोई विद्रोह ना करे, कोई अगेंस्ट ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक का नाम या रूप देने की कोशिश की और एक रेफरेंडम किया, जिससे उन्होंने डिक्लेयर किया कि रेफरेंडम में मुझे 100% यस मिली है, तो अब मैं एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट बना रहा हूँ। सॉरी। और इस रेफरेंडम के यस होने पर उनको आगे के 5 इयर्स के लिए, जो डेमोक्रेटिक का हिस्सा होती है 5 ईयर या 6 ईयर एक गवर्नमेंट चलती है, तो उसके लिए जो उनके सिस्टम था जो बहुत गलत था, उनके जो फ्रॉड सिस्टम था, अपनी ही प्रॉफिटेबल के लिए वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए और माल प्रैक्टिसेस के लिए। तो उनका जो था एक तरह से उनको एग्रीमेंट मिल गया था कि अब हम 5 साल तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ कंट्री के साथ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, यानी उन्होंने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसमें ये बात देखी गई कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होंगे, लेकिन जो फाइनल पावर्स होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में होगी। यानी कुल मिला के पाकिस्तान में जो परवेज़ जनरल मुशर्रफ के आने के बाद मिलिट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया था और फाइनल डिसीजन उन्हीं का था। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, रेगुलरली इलेक्शन की तरह, नॉर्मल इलेक्शन की तरह कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, कैंडिडेट अपना कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जीत भी जाते हैं तब भी गवर्नमेंट और कंट्री के लिए क्या करना है, कंट्री के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लेने हैं, कुछ भी किसको रखना है, किसको हटा देना है, सारी जो मेजर पावर्स थी वो या तो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में होगी। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो हमारा फीचर है डेमोक्रेसी का, जिस पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था कि पावर्स जो होगी वो इलेक्टेड पर्सन यानी इलेक्टेड रूलर्स के हाथों में होगी, यानी जिसे जनता ने, जिन्हें पब्लिक ने, जिन्हें सिटीजन्स ने चुना है, अपने बिहाफ उन्हें पार्लियामेंट में भेजा है, तो वही लोग सरकार चलाएंगे, वही लोग गवर्नमेंट रूल करेंगे पब्लिक के बिहाफ, ना कि कोई ऐसा डिक्टेटरशिप जो अपने ही डिसीजन को हमारे इलेक्ट किए गए रूलर्स पर चलाएगा। तो हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी में हमारे इलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स ही रूल करते हैं, यानी गवर्नमेंट चलाते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। तो ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं, इट्स रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट in features, free and fair electoral competition. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मीन्स कि ऐसा इलेक्शन जहाँ पर हर चीज़ सबके लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी नॉमिनेटेड हैं, जो इलेक्शन में खड़े होंगे, उनके लिए हर चीज़ फ्री एंड फेयर हो। यानी अगर किसी को गवर्नमेंट जो है, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह इलेक्शन होते हैं, कितने रूल्स और रेगुलेशन, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शंस में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं।
नॉमिनेटेड पर्सन को, कैंडिडेट्स को, वो सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि वो जितने भी हमारी इलेक्शन कमेटी होती है उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो हर किसी कैंडिडेट को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी लीडर का रिलेटिव्स है या कोई गवर्नमेंट की किसी हायर पोस्ट पे और उसका रिलेटिव्स है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन अलग होंगे, या कि कोई भी नेता दोबारा से अपने ही पॉलिटिकल एरिया से खड़ा हो रहा है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे कोई 5 सालों से इलेक्शन लड़ रहा हो या 5th टाइम लड़ रहा हो, वो रूल्स और रेगुलेशन को उसी तरह फॉलो करेगा जैसा फर्स्ट टाइम वाला कर रहा है। ठीक है, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। In China, elections are regularly held after 5 years, electing the country parliament called National People Congress. Before contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. चाइना में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं हमारी तरह। यहाँ के जो इलेक्शन है, कौन electing the country every 5 years for electing the country's parliament called National People Congress। हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं और किसके अंडर होते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंडर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो सामने आ रहा है, वो ये है कि इलेक्शन से पहले, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ रहा हो उसे इलेक्शन लड़ने से पहले इस पार्टी के अप्रूवल यानी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये पार्टी उस कैंडिडेट को यस कहेगी तभी वो इलेक्शन लड़ पाएगा, अदरवाइज अगर वो अप्रूव नहीं करती तो उसे नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्वियस है कि अगर यही पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही अप्रूवल दे रही है तो ये सिर्फ अपने ही कैंडिडेट को जो इसकी पार्टी से खड़े होंगे उन्हें ही अप्रूव करेगी। और अगर वो किसी और को करती भी है तो इतने रूल्स और रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं उस पर, उसके कैंपेन्स पे, उसके प्रचार प्रसार पे, कि वो जीत नहीं पाता। तो क्या देखा गया है कि ये पार्टी का चाइना में इतना प्रेशर है, इतना दबदबा है कि कोई और पार्टी जीत ही नहीं पाती और यही पार्टी जो है हमेशा विन होती है, इलेक्शन जीत जाती है, यानी इसी की गवर्नमेंट बनती है। तो क्या हमने इंडिया में ऐसा कुछ देखा है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। वो दोनों कैंपेन करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कैंपेन करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जनता को जिनकी बात समझ में आती है, जिनके आइडियाज़ अच्छे लगते हैं वो उन्हें वोट देखते हैं, पर ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं है। एक और वो एग्ज़ाम्पल लीजिए आप। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। तो 5 to 6 ईयर में हर कंट्री में इलेक्शन होते हैं। तो मैक्सिको में जो इलेक्शन 6 ईयर में होता है, हर 6 साल में मैक्सिको में इलेक्शन होता है। लेकिन बट अंटिल 2000 से एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी PRI। 2000 2000 से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है वो हर बार कौन जीत रही है? PRI पार्टी। PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब आप कहोगे मैम ये तो PRI का PRI इसका तो फुल फॉर्म हुआ ही नहीं। हाँ, बट इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी यही इसका फुल फॉर्म है। आगे पीछे वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जीतती आई है। क्यों? अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन एज PRI नोन एज टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन।
क्या देखते हैं हम कि ये जो पीआरआई है ना, ये पीआरआई पार्टी जो है, जो हर 2000 से जीतती हुई आई है मैक्सिको में। क्यों जीतती हुई आई है? ये इसलिए जीतती हुई आई है क्योंकि ये बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है इलेक्शन के अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसे क्यों ये पार्टी जीतती है, ये ऐसा नहीं है कि इस पार्टी को किसी अदर कैंडिडेट्स को अप्रूवल देने की ज़रूरत पड़ती है। ये पार्टी अपने आप में ही इतने ट्रिक्स यूज़ करती है इलेक्शन टाइम पे कि दूसरी पार्टीज़ को जीतने का मौका ही नहीं मिलता। क्या करती है ये क्या करती है, ये अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये प्रेशर करती है कि इनके वोट और इनकी फैमिली के वोट इन्हीं के पास आने चाहिए। ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी इनके अंडर हो गई। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी एक ऐसी प्रॉब्लम है इंसानों की जिसके पीछे इंसान सब कुछ हार जाता है। तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए वोट ही तो करना है, तो ऑब्वियस ये वोट करते हैं, इनके फैमिलीज़ के वोट इनके पास आते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये जितने भी अपने स्कूल्स हैं इनके, ये स्कूल्स टीचर्स को ये प्रेशराइज़ करते हैं कि वो पेरेंट्स से मीट करें और उन पेरेंट्स पर ये फोर्स करें कि आप वोट जो है सिर्फ पीआरआई को देंगे। पर तो वही बात सेम अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो टीचर्स जो हैं पेरेंट्स को फोर्स करते हैं पीआरआई को वोट देने के लिए। एक और कम्युनिटी का ग्रुप इनके अंडर वोट के लिए हो चुका। फिर क्या करते हैं, ये मीडिया जो होता है, मीडिया में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब को इन्होंने एक बाउंडेशन में बांध रखा है, यानी एक बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में इन्होंने मीडिया को कर रखा है, पूरी तरीके से रोके। सिर्फ पीआरआई के अच्छे काम, चाहे वो हो या ना हो, वो सिर्फ पीआरआई का ही प्रमोशन करेंगे अपने टीवी, वीडियो, रेडियो, न्यूज़पेपर पे भी, और अदर पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और पीआरआई के जो गलत काम है, जो रॉन्ग ट्रिक्स हैं, डर्टी ट्रिक्स हैं, उनको बिल्कुल शो नहीं करेंगे। हाँ, न्यूज़पेपर को इन्होंने फ्रीडम दे रखी है, लेकिन इस फ्रीडम में भी पीछे से ये बात है कि अगर न्यूज़पेपर पीआरआई के बारे में कुछ गलत चीज़ें प्रिंट करते हैं, छापते हैं, तो उस न्यूज़पेपर की पूरी बिल्डिंग को, उस न्यूज़पेपर के लाइसेंस को सील कर दिया जाता है। तो ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं एक बाउंडेड सिस्टम है। तीसरा इनका ये है कि इन्होंने प्रोटेस्ट करने पे, रैलीज़ निकालने पे, और जो भी लोग अगेंस्ट में सड़कों पर आते हैं, सभाएं करते हैं, तो इन सब को इल्लीगल घोषित कर रखा है मैक्सिको में। यानी जनता भी, पब्लिक भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, रैली नहीं निकाल सकती पीआरआई के अगेंस्ट। अब जब इतनी चीज़ें बैंड हैं वहाँ, इतनी चीज़ें इल्लीगल है, तो ऑब्वियस है इनके लिए तो एक रास्ता जो है साफ है। इसके साथ भी इन्होंने एक और सिस्टम कर रखा है वहाँ पर। क्या करते हैं ये कि अगर इन्हें पता चलता है कि इस एरिया में लोग हमें वोट नहीं देंगे या हमसे कह रहे हैं लेकिन वोट किसी और को देंगे, क्या करते हैं ये इलेक्शन के दिन भी, इलेक्शन के टाइम पर भी ये पोलिंग बूथ जो, यानी इलेक्शन का जो एक एड्रेस बनाया जाता है, यानी इस जगह, इस स्कूल में, इस हॉस्पिटल में एक जो बूथ बनाया जाता है, रूम बनाया जाता है, उस पूरे पोलिंग बूथ को ये रिसेंटली वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, और इतनी दूर शिफ्ट करते हैं कि उस एरिया के मेजॉरिटी नहीं जा पाए वहाँ पे। अगर जिसको जाना है, जो बहुत ज़्यादा वोट के लिए है, वो जा सकता है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होती है, वो इतनी दूर नहीं जा सकती, तो वो इतनी दूर शिफ्ट कर देते हैं। तो हर एक डर्टी ट्रिक्स ये विन होने के लिए यूज़ करते हैं, और इन्हीं डर्टी ट्रिक्स के बेस पे ये जीत जाते हैं। तो हम इसे भी both the cases should not be called a democracy. Both the cases should not be called a democracy. A democracy must be based on a free and fair election where those currently power have a fair chance of losing. यानी डेमोक्रेसी का जो सेकंड फीचर था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम दोनों ही एग्ज़ाम
दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम नहीं देखते, दोनों में ही कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी के फीचर्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम दोनों ही कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर इसमें नज़र नहीं आता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Our next feature, one person, one vote, one value. It is very easy to understand. What is one person, one vote, one value? Means एक पर्सन, एक सिटीजन जब वोट देगा तो उसे सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है। एक पर्सन जब भी वोट देगा इलेक्शन टाइम पे, ड्यूरिंग इलेक्शन, वो सिर्फ एक ही वोट दे सकता है और उसका जो वोट है काउंट होगा, वो सिर्फ एक ही काउंट होगा। सिंपल, एक पर्सन एक ही बार वोट देगा उस इलेक्शन पे और उसका जो काउंटिंग ऑफ वोट होगा एक ही गिना जाएगा। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, ये है हमारा सिंपल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का फीचर्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे जो डेमोक्रेसी का फीचर है वो वोटिंग राइट्स पे है। हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स में इक्वल राइट है वोटिंग के, यानी चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उन्हें दोनों को ही वोटिंग राइट्स इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि मेंस के वोट को ज़्यादा काउंट किया जाता है, वुमेन्स के वोट्स को काउंट नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैन और वुमेन दोनों ही पोलिंग बूथ पर जाते हैं और काउंटिंग ऑफ वोट और एक ही वोट देने के, दोनों को एक ही वोट देने का अधिकार है और दोनों का जो वोट है वो एक ही काउंट होता है। उसके साथ साथ हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बिलोंग करते हैं, यानी 18 साल 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के अबव होने पर आपको वोट देने की राइट्स खुद ब खुद आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है। इससे पहले आप वोट नहीं दे सकते। तो 18 साल के आप हो जाएंगे, आप का वोटर आईडी बनेगा और आप आराम से वोट दे सकते हैं। वोटिंग की जो प्रोसेस है, इलेक्शन की जो प्रोसेस है, हमारे आगे के चैप्टर में बहुत इजी पढ़ेंगे हम कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फ़िलहाल हम इस फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा फीचर है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन कंट्रीज़ के जहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो मैम ने भी बताया कि हमारा फीचर डेमोक्रेसी का ये तो इस पे फिट बैठते ही नहीं है। और जब फिट बैठते ही नहीं है तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे हुई? तो पहला है सऊदी अरेबिया में। सिंपल है, यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट ही नहीं है। हमारे कंट्री में क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री फीचर है डेमोक्रेसी का इक्वल राइट। यहाँ इक्वल राइट नहीं मिल रहा वुमेन्स को, वोटिंग राइट ही नहीं है, तो ये कंट्री हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। एस्टोनिया में क्या देखा गया है? एस्टोनिया में ये देखा गया है कि एस्टोनिया के जो लोग हैं वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जिन्हें सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो रशियन माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं तो उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता। तो ऐसा नहीं होता है ना। क्या देखा जाता है डेमोक्रेसी में? जो सिटीज़न है उसे वोट देने का पूरा अधिकार है, ये उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि ये तो डेमोक्रेसी में आता ही नहीं। और जो थर्ड हम एग्जांपल देखते हैं वो देखते हैं फ़िज़ी के बारे में। फ़िज़ी में क्या होता है, जो फ़िज़ी के लोग हैं, जो प्रॉपर फ़िज़ी के लोग हैं, जो कहते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स रहते हुए आए, तो वो जो फ़िज़ी के वहाँ पे जो प्रॉपर फ़िज़ी के लोग हैं और जो अदर कंट्री से आके रहते हैं जिनको सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो ये देखा गया है कि जो फ़िज़ी के प्रॉपर फ़िज़ी के जो लोग हैं, फिजियन, जिन्हें हम फिजियन कहते हैं, फिजियन और अदर कंट्री से आए लोगों को अगर सिटीज़नशिप मिल भी जाती है तब भी फिजियन और अदर कंट्रीज़ के पीपल्स की वोटिंग वैल्यू अप और डाउन है। कैसे?
जो फिजियन है अगर वो वोट देता है तो उसके काउंटिंग ऑफ वोट 2 मानी जाएगी, और कोई अदर है वो वोट देता है तो उसकी वोटिंग वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। कैसे देखते हैं, मानिए जैसे कि फिजी के 10 लोगों ने वोट दिया तो उनकी काउंटिंग वैल्यू क्या मानी जाएगी, 20। 10 लोगों का वोट 20 माना गया। अदर लोगों ने वोट किया 10 लोगों ने, तो उनकी काउंटिंग क्या मानी जाएगी, 10, क्योंकि 10 लोगों ने वोट किया और हर एक वोट की क्या वैल्यू होती है, 1। तो यहाँ पे आपको क्या रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाफ एंड हाफ का रेशियो दिख रहा है कि ये बिल्कुल फिजियन डबल हो गए। तो हमारी डेमोक्रेटिक का जो फीचर है वो नहीं बताता कि इस तरह से इनइक्वालिटी होना चाहिए। तो हम फिजी, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया दोनों में नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर वोटिंग की जो वैल्यू है वो इक्वल है या इनइक्वालिटी पे है, वोटिंग राइट्स नहीं है। यहाँ दिख रहा है हमें कहीं वोटिंग राइट्स नहीं है वुमेन्स को, कहीं किसी को वोटिंग ही नहीं करने दिया जा रहा, कहीं पे वैल्यू जो है वोट की अप एंड डाउन के सिस्टम पे। तो ये डेमोक्रेसी के फीचर नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है ना, डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये सिस्टम है हमारा, और ये हमारा डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके ऊपर ही पूरी डेमोक्रेसी टिकी है। हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद हमारी रूलर सिलेक्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी खड़ी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आगे का फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी ऐसा रूल जो लॉ के अंडर हो और रिस्पेक्ट करे सिटीज़न के राइट्स की, यानी ऐसे रूलर्स, ऐसी गवर्नमेंट जो लॉ कानून के अंदर काम करे, उसके बाहर जाके ना करें, और उनके जो काम होंगे वो सिटीजन्स जो होंगे उस कंट्री के, उनके जो राइट्स उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उन राइट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कि उनके कोई राइट्स छीने जाएं, कम हो जाएं, या उनके राइट्स को कोई नुकसान पहुंचे। तो इस तरह से रूल होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का, जिसकी वजह से आज हम खुद देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है। तो इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उन राइट्स की वजह से हम बहुत इजी वे में एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके साथ डेमोक्रेसी का हमने जो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, उस डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है, उन कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हमारे राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए और अंडर द लॉ वर्क करते हुए एक इजी गवर्नमेंट डाइवर्सिटी के बेस पे चल रही है। हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से बहुत बेस्ट समझ में आता है। जो जिम्बाब्वे है, जब उसे इंडिपेंडेंस मिली, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। ठीक है, देखा गया है कि जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में हर जगह फ्रीडम फाइटर होते हैं। हमारे यहाँ भी थे, अदर कंट्रीज़ में भी होंगे, क्योंकि जो पब्लिक होती है उन्हें एक लीडर की ज़रूरत होती है। पब्लिक प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, एक लीडर की ज़रूरत होती है कि किस वे में जाना है, क्या क्या सिस्टम बिठाना, सिस्टमेटिकली हमें ये गेन करना है। तो इसीलिए एक नाम हम पढ़ेंगे, रॉबर्ट Mugabe has been ruling the country. He is a popular but also uses unfair practice in election. रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो माना जाता है कि जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस के लिए
पब्लिक उन्हें अपना हीरो मानती थी। जब फ्रीडम मिली तो पब्लिक ने ये देखा कि हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में रॉबर्ट मुगाबे का सबसे ज़्यादा हाथ था, सबसे ज़्यादा साथ था, तो हमारी कंट्री को ये बहुत अच्छे से चला सकते हैं। पब्लिक ने एक तरफा यानी मेजॉरिटी बेस पे मुगाबे को अपना लीडर चुन लिया, गवर्नमेंट बनी और एक पार्टी फॉर्म में आई जिसे रॉबर्ट मुगाबे ने बनाई थी। वो थी ज़ैनू-पीएफ पार्टी। ज़ैनू-पीएफ पार्टी को रॉबर्ट मुगाबे ने बनाई और पब्लिक डिमांड पे पब्लिक ने इन्हें बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से अपना कंट्री पे रूल करने के लिए चुन लिया। रॉबर्ट मुगाबे जब तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई, कहते हैं ना पावर्स जो है इंसान को या तो इंसान बहुत ही अच्छा कर जाता है या इंसान उस पावर से अच्छा होके भी बुरा हो जाता है। यहाँ भी इन्हीं के साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे जब जीत गए तो अब हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ज़ैनू-पीएफ पार्टी है वही जीतती है। भाई ऐसा क्यों? शायद बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे इसलिए जीते होंगे। ऐसा नहीं है, देखो आगे क्या है। अपोजिशन पार्टी जो है, वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगल, टेलीविज़न रेडियो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। सेम जो मैक्सिको में हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी ज़ैनू-पीएफ क्या कर रही है, इसने दूसरी पार्टीज़ के लोगों को इतना परेशान कर देते हैं, उनके जो कैंपेन है उनको ख़राब कर देते हैं, वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, रेडियो मीडिया टेलीविज़न्स को अंडर कंट्रोल कर रखा है, पब्लिक के प्रोटेस्ट करने को इलीगल साबित कर रखा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो किस तरह इनके अगेंस्ट कोई खड़ा रह सकता है। और सेम कंडीशन न्यूज़पेपर्स को भी उन्होंने गवर्नमेंट ने इतना परेशान कर लिया कि अगर कोई जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट कुछ छापता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। और साथ साथ एक और मेन चीज़, ये तो चीज़ें हमने मैक्सिको में भी देखी थी, लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पे ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट है हैज़ इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस। ये जो ज़ैनू-पीएफ पार्टी है ये क्या करती है कि जो लॉ है, जो कानून है, कानून जो है गवर्नमेंट से बड़ा है, हमेशा याद रखना। रूलिंग पार्टी से बड़ा कानून है। कानून अगर जब हम देखते हैं हमारा यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ को इलीगल कर देते हैं या किसी पार्टी के किसी लीडर पे कोई केस चल रहा होता है, अगर उसको सज़ा होती है तो उसको सज़ा होती है। ऐसा नहीं कि वो रूलिंग पार्टी में है और गवर्न कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। तो कानून सबसे बड़ा है, लॉ सबसे बड़ा है। यहाँ पे क्या देखा गया, ज़ैनू-पीएफ जो है लॉ की भी बात नहीं मान रहे, जुडिशरीज़ की, जजेस की भी जो बातें नहीं मानी जाती, उनके ऊपर अगर कोई केस चलता है, अगर वो जजमेंट उनके अगेंस्ट भी होता है तब भी वो इस चीज़ को नहीं मानते। अगर उनके फेवर में होता है तो बहुत ईजी गोइंग मान लेते हैं, अगेंस्ट में होता है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इन दिस केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, देयर इज़ नो सिटीजन बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जो है ना डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, एक तरह का डिक्टेटरशिप ही चल रहा है। सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं है, मीडिया के पास राइट्स नहीं है, लॉ जो है अपना जजमेंट गवर्नमेंट उनकी मान ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक का सिस्टम नहीं है,
क्यों? क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे रूल करनी चाहिए? एक गवर्नमेंट ऐसे रूल करनी चाहिए कि सिटीज़न के राइट्स का भी हनन ना हो, यानी उनके सिटीजन्स के राइट को भी नुकसान ना हो, और साथ के साथ कानून के दायरे में रहकर ही गवर्नमेंट चलाई जाए, वही बेस्ट होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इट्स आई थिंक सो सेकेंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग देखी, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे, डेमोक्रेसी किन फीचर्स पे बेस है, किन पर टिकी हुई है। इन फीचर्स का अदर कंट्रीज़ में ना होना उन कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक नहीं कहलाता। हमारी कंट्री, हम सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स फॉलो करते हैं, इसीलिए हम बहुत अच्छी बात है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि सबकी अपनी एक थॉट होती है, सबकी अपनी एक सोच होती है, सबके अपने एक विचार होते हैं। कोई और हर एक, कोई भी कंटेंट ले लो आप, कोई टॉपिक ले लो आप, कोई सब्जेक्ट ले लो आप, अगर आप उसके बारे में राय रखने चाहेंगे तो आपको दो राय मिलेगी, दो थॉट मिलेगी। एक उसके फेवर में होगी, एक उसके अगेंस्ट में होगी। हर एक चीज़, जैसे कहावत है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी सिक्का जो होता है, आपने कॉइन्स देखे होंगे, दो टर्न होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसी तरह हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सिस्टम का कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो हम पहले हमारी डेमोक्रेसी में जो हमें प्रॉफिट है क्या आर्ग्यूमेंट है, वो हम पढ़ते हैं। पहला है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक में, ये पूरी तरीके से सिटीजन्स के राइट्स को लेके चलती है। पढ़ा है हमने अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये सिटीजन्स के राइट्स को लेकर चलती है, लॉ के अंडर चलती है। इनके जो वोटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सही होता है। यहाँ सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जिनकी वैल्यू भी क्लियर होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनती है वो पब्लिक की बनती है, यानी हम ही चुनते हैं। हमारे रूलिंग जो लीडर्स हैं, हमारे जो रूल करेंगे हम पर कंट्री में, जो हमारी गवर्नमेंट को चलाएंगे, हमारी कंट्री को चलाएंगे, उन मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं। यानी हमारे बिहाफ ही, सिटीजन के बिहाफ ही कंट्री चल रही है। ठीक है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डेमोक्रेसी की वजह से जो डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। यानी मान लीजिए आपने इस बार लीडर चुना, वो गलत चुन लिया, आपके पास नेक्स्ट टाइम है ना, आफ्टर 5 years आप अपना डिसीजन को चेंज कीजिए। यानी आप दोबारा जब भी वोट दोगे ना, आप बहुत सोच समझ कर दोगे कि नहीं, मैंने पिछली बार अब ऐसा नहीं कर, अब मैं और सोच समझ के देख परख के वोट करूँगा। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में क्या देखा गया है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री बिलोंग करते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग अलग तरीके से, लेकिन इन अलग अलग प्रॉब्लम को भी हम एक बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो भी हमें डिफरेंट टाइप से सामने आता है। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डेमोक्रेसी में हम देखने को मिलता है। साथ साथ डेमोक्रेसी जो होती है वो सिटीज़न की डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है। कैसे मेंटेन करके रखती है? हमारे राइट्स हमारे पास रहते हैं, हम हमारे राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बने, वो सिटीज़न राइट्स को टच भी नहीं कर सकती।
और लास्ट, डेमोक्रेसी अलाउड टू अस करेक्ट इज ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी हमें, सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी हमें ये अलाउ करती है कि हमने पहली बार जो गलती की वो दोबारा ना करें। यानी पहली बार हमने गलत गवर्नमेंट चुन ली, गलत इलेक्टेड पर्सन को इलेक्ट कर लिया, नॉमिनेशन वाले कैंडिडेट को, अब हम जो है दोबारा नहीं करेंगे। हम 5 साल बाद बहुत सही लोगों को चुनेंगे, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये हमारे डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें थी जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी टू लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्या है कि देखिए, हर 5 साल में जब गवर्नमेंट आती है तो मान लीजिए इस बार इस पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, नेक्स्ट आफ्टर 5 इयर्स किसी और रूलिंग पार्टी ने ओवर रूल कर लिया, तो क्या देखने को मिल रहा है कि हर बार जो लीडर्स चेंज हो रहे हैं तो उनके चेंज की वजह से वो आएंगे, फिर अपने पोस्ट पे हायर होंगे, फिर वो पहले पूरी वर्क फील्ड देखेंगे, फिर उसके बाद अपना वर्क फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो बहुत एक टाइम पीरियड जो है वो वेस्ट हो जाता है, मनी वेस्ट हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो हर बार गवर्नमेंट चेंज होना और हर बार नए लोगों का उस पोस्ट पे आना और अपने तरीके से काम करवाना, तो एक जो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि लीडर्स बार बार चेंज हो रहे हैं। Democracy is all about political competition and power play. There is no scope of morality. डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है? डीमेरिट सबसे बड़ा यही है कि हर कोई जो है अगर गवर्नमेंट में आता है, इलेक्शन में खड़ा होता है या गवर्नमेंट बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी जीत, कि उसको जीतना है तो वो अगर वो उसके पास स्कोप है, एक अच्छा रिच मैन है या उसके पास पैसे हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसको जीतने के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और सामने वाले को हराने के लिए वो हर हद तक जाएगा। तो यहाँ पे मोरालिटी के लिए, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सब अपना प्रॉफिट सोचते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो हम एक चीज़ ये है कि हम जो लीडर चुनते हैं उन्हें नहीं पता कि उनके जो डिसीजन है वो सिटीजन्स पे क्या असर डालेंगे। कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जिन्हें जनता एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई हैं, हम डिस्कस नहीं कर सकते, कि सामने आई हैं कि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर उस चीज़ को वापस लेना पड़ा। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, जो करप्शन है इसको हम हमेशा इसके साथ, गवर्नमेंट के साथ जोड़कर देखते ही हैं कि भाई ठीक है, पॉलिटिक्स और करप्शन माना जाता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आज हम देखें तो करप्शन वर्ड से हर कोई परेशान है। हम खुद भी अपनी बात करें तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार, हम बड़े बड़े स्पीच तो दे देते हैं कि वो नेता करप्ट है, वो ऑफिसर करप्ट है, लेकिन हम खुद अपने आप में कभी हमने सोचा है क्या कि ये करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? अब आप बोलोगे कि हाँ वो डिमांड करते हैं, देना पड़ता, आप दो ही मत, वो डिमांड ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, ये कहने में बहुत आसान है कि आप दो ही मत, वो डिमांड नहीं करेंगे। कई जगह हमारे पेरेंट्स खुद हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे पेरेंट्स खुद हमारे फ्यूचर के लिए अपनी पूंजी, जो जमा पूंजी होती है ना, वो भी उन्हें देनी पड़ जाती है। मानिए आपको कहीं, आप ऊपर वाला करे आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएं, लेकिन आप देखिए कभी आपको आपके मार्क्स में कमी आ जाती है, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, तो एक भारी मोटी रकम
उन्हें उस इंस्टीट्यूट में देनी पड़ती है ताकि आपके कम मार्क्स पर भी आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए। तो ये करप्शन ही है। सरकारी ऑफिसेज में गए हैं आप कभी? वहाँ पर फाइल जो है, बहुत फाइलें पड़ी हैं, लेकिन आपकी फाइल बिल्कुल ऊपर लाने के लिए, आपकी फाइल का काम कराने के लिए आपको उन ऑफिसर्स को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और देते भी हैं, क्योंकि सालों इंतज़ार नहीं कर सकते, देना पड़ता है। तो ये एक चीज़ सिस्टम है जो चेंज करना तो फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से कि हम देते नहीं तो वो लेते क्यों। सो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इस पर। Ordinary people don't know what is good for them. They should not decided anything. जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि नेता कौन है, नेता अगर पता भी होता है कि कौन है, हाँ ये है, तो यही नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है और हमें इसे चूज़ करना भी है या नहीं चूज़ करना। लेकिन बिना जाने, बिना सोचे समझे मेजॉरिटी के पीछे जो लोग चले जाते हैं, या जो देखा है हमने, जो पैसों के चक्कर में भी, तो ये खुद नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का जो थोड़ा सा प्रॉफिट है हमें 5 साल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आप पे पैसा लगा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएंगे तो वो आप ही से निकालेंगे, आपकी कई चीज़ों में कटौती होगी। तो ये सिस्टम है कि हाँ, डेमोक्रेसी में करप्शन, लीडर्स का डिले होना, बैड डिसीजन देना, हम खुद सिटीजन्स का बैड डिसीजन लेना, ये कई ऐसे सिस्टम है जो हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट हम ये देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमने पूरा पढ़ लिया, इस चैप्टर का एंडिंग है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। तो ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जिन्हें हमने चूज़ किया है, वो हमारे बिहाफ, सिटीज़न के बिहाफ गवर्नमेंट चलाएंगे, क्योंकि उन्हें हमने चूज़ किया है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द कंटेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। जो भी डिसीजन होगा डेमोक्रेटिक का, उससे सब इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्हें हमने बनाया। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो अपने डिसीजन को लॉ के अंडर और सिटीजन के राइट को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके हिसाब से देगी। Democracy can apply government of family or any other organ. Democracy is the principle that can be applied to any sphere of life. Democracy can apply to a government or a family or any other organization. डेमोक्रेसी फॉर्म जो है हमारे लाइफ के हर एक सिस्टम पर अप्लाई होती है। गवर्नमेंट है तो हमारे जॉब पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है, हमारी फैमिली पे भी इसका असर पड़ता है, हर एक चीज़ पे पड़ता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये ब्रॉडर मीनिंग्स थे। और डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या फीचर्स हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और शायद अब आप इस चैप्टर्स के जो आपके पास है, आप इजी वे में उसके क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। थैंक यू।